ये बहुत पुरानी बात है। आगरा में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में इसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अकेला रहता था। इसके सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो सीधी सादी और ईमानदार जिंदगी गुजारता था। हाजिर जवाब होना उसकी खास बात थी और गाना बजाना उसका पेशा था। चुनाचा गाना बजाकर ही अपना पेट पालता था। गाना बजाने से उसे कुछ पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भूखा ही सोना पड़ता। एक बार वो पूरे दिन शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे एक पैसा भी ना दिया। रात को अपनी झोपड़ी में आया और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वो सारा दिन आगरा की गलियों में घूमता रहा और अपने फन का मुजाहिरा करता रहा, मगर उस दिन भी वो बेचारा खाली हाथ लौटा। ना किसी ने उसे एक पैसा दिया और ना रोटी। रात को जब वो अपनी झोपड़ी में आया तो भूख से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि गाना बजाना ही तो उसका पेशा है और इसमें भी वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठाता। फिर भी न जाने क्यों लोग उसके गाने में दिलचस्पी नहीं लेते। अगर लोगों की दिलचस्पी का यही हाल रहा तो एक दिन उसे भूखा मरना पड़ेगा। आखिरकार उसे एक तरकीब याद आई। उसने सोचा कि हमारे मुल्क का बादशाह बहुत रहम दिल और सखावत वाला है, क्यों ना कल उसके दरबार में जाकर किस्मत आजमाई जाए। शायद बादशाह या उसके किसी दरबारी को उसका गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते उसने रात गुजार दी। अगले दिन सुबह सवेरे उसने अपना ढोल उठाया और शहंशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। बादशाह अपना दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि इतने में वो भी पहुंच गया। उसने दरबान से दरख्वास्त की कि शहंशाह को इत्तला दे दे कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबार ने खबर पहुंचा दी। उस वक्त बादशाह का मिजाज ठीक था। उसने मिरासी को गाने की इजाज़त दे दी। मिरासी ने वही दरवाजे के पास खड़े होकर अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। बादशाह को उसका गाना इतना पसंद आया कि वो काफ़ी देर तक उसे सुनता रहा। गाना सुनते सुनते अचानक उसे याद आया कि मिरासी लोग बहुत ही मज़ाहिया और हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना आज उसकी हाजिर जवाबी भी आजमा ली जाए। बादशाह ने उसे अंदर बुला लिया और उसके गाने की तारीफ करते हुए कहा, अरे मिरासी, तुम तो छुपे हुए रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते हो, तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन वाकई नाम का हकदार है। शहंशाह ने मिरासी से पूछा, मेरे सर पर तो घने बाल हैं, लेकिन मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? मिरासी शहंशाह के मुंह से इनाम का लफ्ज़ सुनते ही खुश हो गया और चहकते हुए बोला, हजूर, आप बहुत सखावतमंद हैं। हर वक्त सखावत करते रहते हैं और लोगों को इतना देते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल ही खत्म हो गए हैं। मिरासी की हाजिर जवाबी से बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने मिरासी से कहा, तुम्हारे गाने बजाने और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया है। इसी खुशी में हम तुम्हें एक हाथी इनाम देते हैं। कुछ ही देर में एक अच्छा खासा पहाड़ जैसा हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, लेकिन उसे इस शाही इनाम की कोई खुशी महसूस नहीं हुई। वो ये सोच रहा था कि उस खुशी का क्या फायदा जो गम का कांटा बनकर चुभती रहे। वो कभी हाथी को देखता, कभी शाही महल को और कभी अपने आप को। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो भूखा था। प्यासा मिरासी बादशाह के पास तो इसलिए आया था कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन बादशाह भी उसके दिल का दर्द ना समझ सका। इनाम भी दिया तो क्या, हाथी जो ना उसकी पेट की भूख मिटा सकता है और ना ही ओढ़ने बिछोने का काम आ सकता है। मिरासी का दिल तो चाह रहा था कि वो हाथी बादशाह को वापस कर दे और अपने यहाँ आने का मकसद साफ साफ लफ्जों में बता दे, मगर बेचारा डरता था कि कहीं उसकी ये हरकत बादशाह को नागवार ना गुजरे। बेचारा वो शाही इनाम को लेकर घर लौट आया और आकर सोचने लगा कि बादशाह ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। कहाँ इतना बड़ा हाथी और कहाँ ये छोटी सी झोपड़ी। अब मैं इसे बांधू भी तो कहाँ? फिर मुझे तो खुद अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। अब इस हाथी को खिलाने के लिए कहाँ से लाऊंगा? इस पहाड़ जैसे हाथी की बजाय अगर शहंशाह मुझे 2 बोरियां गंदम, चावल या चने वगैरह कुछ दे देता तो चंद दिन पेट भरकर खा तो लेता और कुछ दिन सुकून का सांस भी ले लेता। ये तो उल्टा मेरी जिंदगी और भी अजाब बना देगा। यही सोचते सोचते बेचारा मिरासी रोने लगा। रो धोकर जब उसके दिल का बोझ किसी हद तक हल्का हो गया तो उसने हाथी को थपथपाते हुए कहा, हाथी भाई, बादशाह ना तो मेरे दिल का हाल जान सका और ना ही मैं उसे बताने की हिम्मत कर सका। तुम्हें मैं अपने दिल का हाल सुनाता हूँ, मेरी बात गौर से सुन लेना।
जो खुद भटक रहा हो वो किसी और को क्या रास्ता दिखाए। मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं, तो तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा। अब तुम्हें जरा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास बस एक फालतू ढोल पड़ा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरी तरह गाओ बजाओ और अपनी रोजी रोटी का सामान खुद करो, खाओ पियो और जहाँ जी चाहे रहो, लिहाजा मेरे ऊपर बोझ ना बनो। ये कहकर मिरासी अपनी झोपड़ी के अंदर गया और वही बड़ा सा ढोल लाकर हाथी के गले में बांध दिया। फिर एक थैला भी ढोल के साथ लटका दिया और हाथी को साथ लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने शाही हाथी की रस्सी हाथ से छोड़ते हुए कहा, लो मियाँ हाथी, खुदा हाफिज, अब तुम खुद ही कमाओ और खाओ। हाथियों को कान हिलाते रहने की आदत तो होती ही है। इस शाही हाथी ने भी अपने कान हिलाने शुरू किए तो कानों की जुम्बश ढोल पर कुछ इस अंदाज से पड़ी कि ढोल से ठम ठम की आवाजें निकलने लगी। लोगों ने हाथी को ढोल बजाते देखा तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी ढोल के साथ लटके हुए थैले में पैसे डालने लगे। आगे आगे हाथी अपने कानों से ढोल बजाता रहा और पीछे पीछे लोगों का एक बड़ा हजूम ये अजीब तमाशा देखता चला आ रहा था। यही तमाशा जब बादशाह के जासूस ने देखा तो वो दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा और बादशाह से अर्ज करने लगा, हजूर, मिरासी ने तो आपके हाथी को भी फनकार बना दिया है। वही हाथी ऐसा शानदार और खुश आहंग ढोल बजा रहा है कि लोगों का एक बड़ा हजूम उसका दीवाना हो गया है। अब हाथी अपने चाहने वालों के साथ गालिबन महल की तरफ ही आ रहा है। जरा देखिए तो कैसा अजीब नजारा है। ये सुनकर शहंशाह भी महल से बाहर निकल आया। देखा तो वाकई मस्ती में झूमता हुआ शाही हाथी ढोल बजाता आ रहा था और उसके पीछे बेशुमार लोग उसका तमाशा देखते चले आ रहे थे। शहंशाह ने फौरन एक प्यादा भेजा और मिरासी को तलब किया। जब मिरासी शहंशाह के सामने पेश हुआ तो शहंशाह ने पूछा, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई तुम एक बड़े फनकार हो। तुमने रातों रात इतने बड़े जानवर को कितनी खूबी से अपना फन सिखा दिया है और मैं देख रहा हूँ कि अब ये बहुत अच्छा ढोल बजा रहा है, लेकिन इतने बड़े हाथी को भरी मार्केट में खुला क्यों छोड़ रखा है? अगर ये किसी को हलाक कर दे तो? इस बार मिरासी ने बगैर किसी तकल्लुफ के साफ साफ जवाब दिया, हजूर, सच तो ये है कि मेरे लिए ये फन से ज्यादा पेट की मजबूरी है। दरअसल मेरे पास अपने खाने को कुछ ना था, इसीलिए हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हजूर ने मेरे गाने बजाने की कदर की और खुश होकर इस नाचीज को इनाम का मुस्तहिक समझा और पहाड़ जितना बड़ा ये हाथी मुझे शाही इनाम के तौर पर अता फरमा दिया। मगर इसके खाने पीने और रखने के लिए कोई मुनासिब जगह या बंदोबस्त नहीं किया गया। जिसके पास अपने खाने के लिए कुछ ना हो वो इतने बड़े हाथी की हिफाजत भला कैसे कर सकता है? मैं तो खुद ढोल बजा बजा कर किसी न किसी तरह अपना पेट पालता हूँ। अब इसके सिवा मेरे पास और क्या चारा था? एक ढोल इसके गले में बांध दिया और इससे मिन्नत समाजत की कि लो मियाँ, मेरे ऊपर बोझ न बनो, खुद कमाओ खुद खाओ और जहाँ जी चाहे पड़े रहो। मिरासी की दुख भरी दास्तान सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। बादशाह अब उसकी दुखती रग पहचान चुका था। उसने हुक्म दिया कि हाथी के गले से ढोल उतार दिया जाए और उसे फौरन शाही फील खाने में भिजवा दिया जाए। इसके बाद मिरासी को बुलाया गया और उसे बहुत सा गला और खाने पीने का सामान अता किया गया। इसके अलावा उसे इस कदर नक़द इनाम दिया गया कि उसकी गुजर बसर बखूबी हो सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।